जैसा कि आप सभी को पता है कि हम ये जो सीरीज शुरू किए हैं एनसीईआरटी का सीरीज है और जाकर के हम आपको इसमें सीटेट और जाकर के बीपीएससी टीआरई 4.0 को ध्यान में रख करके एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। और ये जो है क्लास ऑल टाइप के गवर्नमेंट जो एग्ज़ाम होती है उनके लिए रामबाण है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन उठा करके ही पूछा जाता है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि बीपीएससी टीआरई 4.0 में अपना सिलेक्शन लें तो आपको ये क्लास देखना चाहिए। आज के इस क्लास में हम आपको एसएसटी पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि आपका ये क्लास है हिस्ट्री का, जो कि 6 क्लास का हिस्ट्री है। और ये 6 क्लास का हिस्ट्री का ये हम पहला चैप्टर पढ़ा रहे हैं। ये चैप्टर का दूसरा पार्ट है, क्योंकि 2 पार्ट में ये चैप्टर को हम खत्म करने के लिए सोचे थे और ये दूसरा है। इससे पहले हम पहला पार्ट बना चुके हैं, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से पहले पहला पार्ट को देख लीजिए। देखिए ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। इससे पहले यानी कि पहला पार्ट में हम लोग पढ़ चुके हैं अतीत के बारे में हम कैसे जानें। तो देखिए उसमें हम आपको बताए थे अतीत के बारे में अगर हमको जानना है तो उसके लिए हमको बहुत जो है पुराना किताब को खोजना होगा और जाकर के उस किताब को पढ़ना होगा, या फिर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं को खोज करके हम उसका जो है अध्ययन करके तब जाकर के हम अतीत के बारे में कुछ जानकारियां हासिल कर पाएंगे। लेकिन आज हम उसी का अंश को आगे बढ़ाते हुए आप लोगों को समझाने की कोशिश करें। उसमें हम आपको एक बात बताए थे पांडुलिपि, जी हाँ, पांडुलिपि के बारे में आपको बताए थे। पांडुलिपि जो है हाथ से लिखी हुई लिपि को ही पांडुलिपि कहा जाता है। तो यहाँ पे हम आप लोगों को बारीकी के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया था, कुछ नष्ट कर दी गई। अब देखिए 1000 साल पहले अगर कोई चीज लिखी गई थी तो अब देखिए अब वो लिखा हुआ चीज अब तक जो है कुछ शेष बचा हुआ होगा, या फिर कहीं सर गर गई होगी, उसके बाद फिर कहीं कीड़ा मकोड़ा खा लिया है, यही इसमें कहा है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। तो फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध है, बहुत सारा जो है नष्ट हो गया है लेकिन अभी भी कुछ बाकी है। तो हम आपको ये भी बता दें कि आप जो है अभी फिलहाल एनसीईआरटी बुक का लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं और आपको एस सी ई आर टी जो है उसका भी तैयारी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराया जाएगा। अगर आप एनसीईआरटी कंप्लीट तैयारी कर लेते हैं तो एससीईआरटी आपके लिए कुछ नहीं है, क्योंकि जितना चीज आपका एनसीईआरटी में है बिल्कुल हूबहू आपका जो है एससीईआरटी में मिलेगा। तो इसीलिए आप लोग घबराए नहीं और बारीकी के साथ इस यूट्यूब चैनल पे जुड़े रहें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे आपको हर विषय की तैयारी बारीकी के साथ कराएगा। और इस यूट्यूब चैनल पर जो वीडियो आपका आएगा एवरीडे जो है शाम के 7 से 8 बजे के बीच में ही आपको वीडियो मिलेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं। प्रायः ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती हैं। अब देखिए ये पांडुलिपि की जो पुस्तकें हैं वो अभी जो हमको मिल रहा है वो कहाँ-कहाँ से मिल रहा है, ये याद रखिएगा। ये मंदिरों से मिल रहा है और विहारों से मिल रहा है। विहारों से इसका मतलब कि विहार जो है बौद्ध भिक्षुओं का रहने का स्थान जो है वहाँ से हमको मिल रहा है। अब देखिए इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषय की चर्चा मिलती है। अब देखिए पांडुलिपि की जो पुस्तक है, उन पुस्तकों में जो चर्चा की गई है, धार्मिक मान्यताओं का चर्चा उसमें किया गया है और राजा जो है उस समय के राजा के जीवन के बारे में भी इसमें बताया गया है और विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ जो है, औषधियाँ उसका भी इसमें उल्लेख मिलता है। विज्ञान आदि सभी प्रकार यानी कि इस पांडुलिपि की पुस्तक में सभी प्रकार की जानकारियां एकत्रित हैं, यही कह रहा है। अब देखिए इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। ये सब के अलावा जो है उसमें क्या है, कविताएं हैं, महाकाव्य है, नाटक है, ये सभी भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। अब यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे 3 भाषा का प्रयोग किया गया है,
सबसे पहला देखिए यहाँ पे संस्कृत है, उसके बाद ये जो है फिर अगर दूसरा की अगर बात करें तो ये आपका प्राकृत है, फिर तमिल है। ये पांडुलिपि जो लिखी गई है वो संस्कृत में भी मिला है और प्राकृत में भी मिला है और तमिल में भी मिला है। ये जो है लिखी हुई इन भाषाओं में पुस्तकें हमको मिली है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते रहे थे। अब देखिए कि प्राकृत भाषा जो है इसका प्रयोग राजा महाराजा नहीं किया करते थे, ये आम जनता जो है उसका इस्तेमाल करते थे प्राकृत भाषा का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, आप याद रखिएगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए अभिलेख, ये जो है यहाँ पे दिया हुआ एक अभिलेख है। तो अभिलेख क्या है, आपको इस वीडियो में जानकारी पूरी तरह से मिलने वाला है। आप लोग बिना स्किप किए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। तो देखिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। अभिलेख जो है हम यहाँ पे लिखे हुए देख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब देखिए ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। अब देखिए अभिलेख का मतलब होता है कि कठोर सतह पर खुदवा करके जो लिखा गया है उसी को अभिलेख कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये एक पत्थर है, इस पे जो खोद खोद करके लिखा गया है इन्हीं को हम लोग अभिलेख बोलते हैं। यानी कठोर सतह पर लिखी हुई चीजों को हम लोग क्या बोलेंगे? अभिलेख बोलेंगे। यही इसमें कहा गया है। तो अब देखिए इसमें कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे। अब जो है ये लेख जो है पत्थरों पर जो या फिर कट्ठी या फिर कठोर सतह पर जो लिखवाते थे तो ये सिर्फ राजा लोग ही नहीं करते थे, ये आम लोग भी किया करते थे। प्रश्न में आपका ये अक्सर पूछा जाता है अभिलेखों का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो आपका ऑप्शन में दे देगा राजा दे देगा, आम जनता दे देगा और तरह की बहुत सारी ऑप्शन दे देगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो है सिर्फ राजा नहीं बल्कि आम जन भी किया करते थे इस तरह का काम, ताकि लोग उन्हें देख सके। वो इसलिए खुदवाते थे कि लोग उन्हें देख सके और उनका जो है पढ़कर उनसे जानकारी हासिल कर सके और उसका पालन भी कर सके। तो आगे इसमें बढ़ते हैं। इसमें कहा है कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है अब जो है बहुत सारा अभिलेख ऐसा मिला है जिनमें राजा और जाकर के रानियां सहित अन्य स्त्री पुरुष भी अपनी कार्यों को लिखवाते थे आम जन तक पहुंचाने के लिए। तो अब देखिए इसमें उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाई में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखते थे। अब देखिए शासक लोग जो है इस तरह का अभिलेख जो खुदवाते थे तो उसका मेन मकसद क्या था? मेन मकसद था कि वो लड़ाई जो करते थे और उसमें जो अर्जित धन था और जाकर के अपनी शासन की व्यवस्था को उसमें दर्शाते थे, इसलिए इसको ये लिखा करते थे। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए ये वाला, हम जो है आप सबको हमेशा कहते हैं कि एनसीईआरटी जब भी पढ़ते हैं उसका किसी भी साइट में अगर कुछ अंश दिया हुआ रहता है तो उसको आप जरूर पढ़िए, वहीं से सवाल बनने की ज्यादा संभावना रहती है। अब देखिए इसमें कहा है लगभग 250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख जो यहाँ पे आपको दिखा रहा है ये अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? अफगानिस्तान के कंधार से ये प्राप्त हुआ है। कंधार कहाँ है? अफगानिस्तान में। और जाकर के ये कितना वर्ष पुराना है यह अभिलेख? यह 2250 वर्ष पुराना है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। यह अभिलेख जो है आपका प्रश्न बन सकता है कि कंधार से प्राप्त अभिलेख में किस शासक के द्वारा खुदवाया गया था? तो आपको याद रखना है अशोक नामक एक शासक था, उन्हीं के द्वारा ये अभिलेख खुदवाया गया था जो कि 2250 साल पुराना है। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगी। अब देखिए कह रहा है कि अशोक जो है इसके बारे में हम लोग कहाँ पर अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे? तो ये अध्याय 7 में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे विस्तार से इसके बारे में दिया हुआ है। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। ये सही बात है कि हम किसी भी चीज को लिखते हैं तो उसमें लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियां अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। लिपि में क्या होता है? संकेत होता है, अक्षर होता है। उसके बाद जब हम कुछ बोलते हैं अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं, यही इसमें कहा गया है।
यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरमेइक नाम के दो विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त अभिलेख में जो है दो लिपियों में लिखा हुआ अभिलेख मिला है। क्या है? एक है आपका यूनानी लिपि और जाकर के दूसरा है अरमाइक लिपि। दो लिपि में इसको लिखा गया था। तो चलिए हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए इसमें यहाँ पे हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। अब देखिए आपको यहाँ पे समझना होगा, पुरातत्वविद एक वर्ड आया है, यहाँ पे एक शब्द है पुरातत्वविद। ये कौन है? ये वो है जो अतीत के बने सामान का अध्ययन करते हैं, यानी अतीत में जो प्रयोग किए गए थे जिन जिन वस्तुओं का, और उन वस्तुओं का जब वो अध्ययन करने वाले व्यक्ति को ही हम लोग क्या कहते हैं? पुरातत्वविद। अब ये क्या कह रहा है देखिए आगे, पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते रहे हैं। अब देखिए आप यहाँ पे समझने की बात कर रहे हैं। पुरातत्वविद जो है कौन है? जो कि पुराने अवशेषों को खोज कर उनका अध्ययन करते हैं। और वो क्या करते हैं? पत्थरों को खोजते हैं और ईंट से बनी इमारत को खोज करके उनके अवशेषों को अध्ययन करते हैं। और जाकर के उस समय जो चित्र बनाए जाते थे या फिर मूर्तियां हुआ करती थी, उनका भी ये लोग अध्ययन करते थे। यहाँ पे कहा गया है, वैसे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खोदाई भी करते थे। अब जो है ये पुरातत्वविद क्या करते थे? औजार जो उस समय प्रयोग किया जाता था उनकी छानबीन करते हैं। हथियार कौन सा इस्तेमाल करते थे वो, और फिर बर्तन कौन सा इस्तेमाल करते थे उनकी वो छानबीन करते थे। और किस तरह के वो जेवरात को पहना करते थे और किस तरह का सिक्का वो लोग इस्तेमाल करते थे, इनकी खोजबीन करते हैं कौन? तो पुरातत्वविद इस तरह की खोज करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पक, पक्की मिट्टी तथा कुछ धातुओं की बनी हो सकती थी। इनमें कहा है कुछ वस्तुएं जो है पत्थर का बना था या फिर पक्की मिट्टी का या फिर कुछ धातुओं का भी बना हुआ था। तो अब देखिए ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। जो चीज पत्थर पे बन जाए वो जल्दी खत्म नहीं होता, या फिर पक्की मिट्टी पर अगर बनाया जाए तो वो भी नष्ट नहीं होता है। धातु पे तो नष्ट जल्दी होता ही नहीं है, तो यही इसमें कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए आप ध्यान देंगे, यहाँ पे ये एनसीईआरटी का साइड में दिया हुआ। अब देखिए बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है। बाएं जो है इधर देखिए, ये बाएं पात्र मतलब होता है सामान। ये प्राचीन नगर से प्राप्त हुआ है। इसमें कहा गया है इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। अब इस तरह का जो पात्र है यानी कि सामान जो है इसका प्रयोग कब होता था? तो 4700 वर्ष पूर्व। आपको हमने बताया था कि 4700 वर्ष पूर्व कहाँ पे लोग अपना जो है रहा करते थे। तो आपको अगर याद है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कीजिए। अब यहाँ पे आगे बताया है, दाएं एक पुरानी चांदी का सिक्का है। दाएं जो है यहाँ पे देखिए आप चांदी का सिक्का। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। 2500 साल पहले इस तरह का सिक्का जो है इसका प्रयोग हुआ करता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्के कैसे भिन्न हैं? तो ये सिक्के देखिए चौकोर हैं या फिर इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 कोना हुआ करता था। लेकिन हमारे यहाँ जो आज प्रयोग में आ रही है सिक्के, वो बिल्कुल वृत्ताकार होता है या गोल होता है। इसी तरह से वो हम लोगों से भिन्न सिक्का इस्तेमाल करते थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डी ढूंढते हैं। पुरातत्व जो है, पुरातत्वविद वो लोग यानी कि जो होते हैं वो क्या करते हैं? जानवरों की हड्डियां, चिड़ियों की हड्डियां या फिर मछलियों की हड्डियों को वो खोजते हैं और ढूंढते हैं, इसलिए कि वो उसका अध्ययन कर सके और उससे जानकारियां प्राप्त कर सके। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। इसलिए वो ऐसा करते हैं कि वो जानना चाहते हैं कि अतीत के यानी कि बहुत पहले के लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। उस समय जो वनस्पति उगाते थे उनका अवशेष सड़ गल गया है, इसीलिए उनका अवशेष अभी नहीं मिल पा रहा है। यदि
अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए राख के रूप में बचते हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है अन्न मतलब आप जो खाते हैं वो उसके दाने जैसे गेहूँ, चना, दाल जो भी होता है खाने के सामान उसके बारे में कह रहा है और जाकर के लकड़ी का टुकड़ा अगर जल जाते हैं तो उसका जो है अवशेष बचा हुआ रह जाता है किसके रूप में? तो राख के रूप में। अब इसमें देखिए क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? कहने का मतलब कि जो पुरातत्व लोग हैं, वो अगर खोजबीन जो करते हैं, तो उसमें उसको कपड़ों के बहुत ज़्यादा मात्रा में अवशेष मिले होंगे, ऐसा कहा गया है। तो पांडुलिपियाँ अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो स्रोत शब्द। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। इतिहासकार जो है इसको कहते हैं जो बहुत पहले की चीज़ों का अध्ययन करते हैं। देखिए, स्रोतों से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे-धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह होती है, जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर सकते हैं, अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। तो अब देखिए इतिहासकार और जाकर के पुरातत्वविद जो है वो क्या है? वो एक प्रकार का सीबीआई है, वो खोज करते हैं। यही इसमें कहा गया है। तो चलिए हम लोग आगे देखने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या कहा गया है। देखिए, अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं अतीत एक या अनेक। जी हाँ, अतीत एक है या इस संबंध में आपको यहाँ पे हम जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, आपका किताब एनसीईआरटी में अतीत एक या अनेक के बारे में क्या कहा है। आप वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहें। क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? जी, आप कभी ऐसा ध्यान दिए थे? ये कह रहा है। यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। अतीत जो है एक वचन नहीं होकर के क्या है? बहुवचन के रूप में अतीत का प्रयोग किया गया है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग-अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग-अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न थे। जी हाँ, ये तो आज भी है। जैसा हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग-अलग हिस्से में लोग अलग-अलग व्यवहारों, रीति-रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियाँ पकड़ कर रहे हैं। अंडमान जो द्वीप है, वहाँ के लोग अपना भोजन के लिए क्या करते हैं? तो मछलियों पर आश्रित रहते हैं। शिकार करके तथा फल-फूल को संग्रहण द्वारा प्राप्त करते हैं। शिकार करते हैं और जाकर के फल-फूल जो है उसका संग्रहण करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। आज के समय में जो लोग शहर में रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं? गाँव के किसानों पर वो निर्भर रहते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। कहने का मतलब इस तरह का जो भेदभाव अभी देख रहे हैं, सेम ये कहानी जो है अतीत में भी नज़र आ रहा है। तो अब देखिए इसमें जब हम आगे आते हैं, तो इसमें कहा गया है, इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा-जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों का तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जान जाते हैं। कहने का मतलब कि उस समय जो शासक लोग हुआ करते थे, वो जो है अपने लेखा-जोखा विजय का जो रखा करते थे। लेकिन आम जनता जो है उस समय का अपना कोई भी कार्य को लिख कर के नहीं रखते थे। इसीलिए आज जो हम शासकों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, तो उनके द्वारा लिखे गए होने के कारण। लेकिन आम जनता के बारे में जानकारी जो हमें मिलती है, उनका कोई सबूत नहीं मिला है। जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा-जोखा नहीं रखते थे। बिल्कुल सही बात है। पुरातत्व की सहायता से
हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालाँकि अभी भी इसके बारे में हमें बहुत कुछ जानना शेष है। अभी तक जो है हम लोग शिकारी के बारे में, मछुआरे के बारे में या फिर संग्राहक जो है उसके बारे में, फिर कृषक के बारे में और जाकर के अन्य तरह के लोगों के बारे में जानकारी जो अभी तक प्राप्त हुआ है, वो जानकारी है। लेकिन उसके बारे में बहुत कुछ जानने के लिए भी अभी बाकी है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसमें। तिथियों का मतलब, जी हाँ, तिथियों का मतलब यानी कि समय जो है, उस तिथि के बारे में हम लोग जानेंगे कि आखिर तिथि का मतलब क्या है। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अब देखिए, अगर कोई आपसे पूछ लेगा कोई तारीख, तो आप जो है उस तारीख को नहीं बता पाएंगे, बहुत पहले का। लेकिन ये जो है तारीख की गणना जो हुई है, कहाँ से हुई है? ईसा मसीह जो है उसके धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह जो है, उनके जन्म की तारीख से आज जो हम ईस्वी देख रहे हैं, उसी के जन्म की तारीख से पहले और बाद की ईस्वी को हम लोग जानते हैं। तो आगे हम इसमें विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। ये बुक में बहुत ही विस्तृत रूप से जानकारी दिया गया है। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। अब देखिए, 2000 वर्ष कहने का मतलब कि ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था, उसके जन्म के बाद का 2000 वर्ष। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती है। अब देखिए, ये कहीं-कहीं हम लोग अक्सर पढ़ते हैं ईसा पूर्व, इस तरह से ईसा और जाकर के इस तरह पूर्व रहता है। कहीं-कहीं पे इस तरह का ईस्वी लिखा हुआ रहता है। तो अब देखिए, ये ईसा पूर्व ये जो है, ये क्या है? ईसा मसीह के जन्म से पहले का है और जाकर के ईस्वी जो सिर्फ है, तो ये ईसा मसीह के जन्म के बाद इस तरह से लिखे हैं हम लोग। अब देखिए आगे इसमें कहा है, इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। 2000 को यहाँ पे जो है बेस मान करके हम आगे की जानकारी आप लोगों को देंगे, जो कि एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन है। हम आपको एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन पढ़ाते हैं, ना कि कोई एक्स्ट्रा चीज हम आप आपको बताते हैं। तो चलिए इसमें देखने की प्रयास करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे आपको समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इतिहास और तिथियां। इतिहास और तिथियों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट। बीसी का अर्थ क्या हो गया? बिफोर क्राइस्ट। यहाँ पे हम लिखते हैं बी सी बराबर होता है क्या? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट, बीसी का मतलब हुआ बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा पूर्व होता है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले हम क्या लिखते हैं? तो बीसी लिखते हैं। ध्यान में रखिएगा आप। अब देखिए, कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईस्वी, आप जो है आज के समय में प्रश्न पत्र जब सॉल्व कर रहे होंगे, तो वहां पे आपको दिखाई देता होगा ए डी। एडी का मतलब होता है हिंदी में ईस्वी। और जाकर के एडी का इंग्लिश में यहाँ पे नामकरण किया गया है एनो डोमिनी। क्या कहते हैं इसको? एनो डोमिनी। इंग्लिश में एडी को एनो डोमिनी नामक दो लेटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के बाद का वर्ष। एनो डोमिनी का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो समय है उसको। तो एडी जहाँ पे लिखा हुआ रहे, तो वहाँ समझना है कि ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात कर रहा है। और जहाँ पे बीसी लिखा है, तो इसका मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात करता है। अब देखिए, कभी कभी एडी की जगह सीई। अब इसमें कहा है एडी, एडी बराबर आ जाइए आपका सीई।
एडी के जगह पे आपका सीई आपको लिखा हुआ मिलेगा, तथा बीसी की जगह बीसीई, जहाँ पे आपको बीसी लिखा हुआ रहता है तो वहाँ पे आपका मिल जाएगा बीसीई। तो इसके विषय में हम लोग अब जानने की कोशिश करते हैं। का प्रयोग होता है सीई, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं सीई, अक्षरों का प्रयोग कॉमन इरा, सीई का मतलब होता है सी से कॉमन, ई से होता है इरा, कॉमन इरा, तथा बीसीई यहाँ पे जो देख रहे हैं बीसीई, इसका होता है बिफोर कॉमन इरा, बिफोर कॉमन इरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं कि क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियां के इस स्वरूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ है। अब एडी की जगह हम लोग क्या करते हैं, सीई लिखते हैं और बीसी की जगह लिखते हैं बीसीई। आप समझ गए होंगे। आप जो है अगर इसको नहीं समझे हैं तो आप 2 बार 3 बार इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश कीजिए वीडियो को बैक करके। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करेंगे। आज के इस क्लास में जो है आपका बिल्कुल क्लास 6 का हिस्ट्री का जो है पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब जो है नेक्स्ट क्लास हम आप लोगों को लेकर के आएंगे, वो होगा क्लास 6 का ज्योग्राफी चैप्टर 2। अब जो है नेक्स्ट क्लास मेरा रहेगा एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 2 क्लास 6 का। जी हाँ, क्लास 6 का चैप्टर 2 लेकर के हम आ रहे हैं ज्योग्राफी का नेक्स्ट वीडियो में। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये यूट्यूब चैनल आपके भविष्य में काफ़ी परिवर्तन ला सकता है। तो आप इस यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और अपने दोस्तों की भी जुड़ने की सलाह दें। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।